तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि एसीएल लिगामेंट क्या होता है, एसीएल लिगामेंट में इंजरी कैसे होती है, एसीएल लिगामेंट में इंजरी हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एसीएल लिगामेंट हमें इंजर्ड है या नहीं हम कैसे पता करें, हमारे सिम्टम्स क्या होंगे और एसीएल लिगामेंट का इलाज कैसे किया जाता है। ये इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर मिलिंद तनवर है। मैं एक आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट हूँ, ज्योति हॉस्पिटल पर काम कर रहा हूँ। इस छोटी सी एजुकेशनल वीडियो के द्वारा हम आपको एसीएल से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यानी FAQs के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता क्या है, कहाँ होता है और क्या इसके फंक्शंस होते हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल है इसके अंदर बात करेंगे। जैसे ही हम ये पाली की हड्डी को हटाते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि सांतल की हड्डी और टांग की हड्डी के बीचों बीच एक पीले रंग का धागा आप देख सकते हैं सामने। ये पीले रंग का जो धागा है इसे हम ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। ये सांतल की हड्डी से टांग की हड्डी को कनेक्ट करने वाला एक धागा होता है। इस धागे के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन ये होता है कि ये धागा सांतल की हड्डी और टांग की हड्डी को आगे पीछे की किसी भी फोर्स या किसी भी एनर्जी से बचाता है। दूसरी चीज़, ये एक पिवटिंग यानी रोटेशनल फोर्स के अगेंस्ट नी को प्रिवेंट करता है निकलने से। कोई भी जोड़ के ऊपर जब भी फोर्स लगती है जिसके अंदर कोई रोटेशनल कंपोनेंट है या कोई ट्रांसलेशनल आगे पीछे सरकाने वाली कोई फोर्स लग रही है, तो उन दोनों एनर्जी से घुटने के अंदर चोट बचाने के लिए ये लिगामेंट काम करता है। अगर कोई भी फोर्स इस लिगामेंट की क्षमता से ज़्यादा रहती है तो वो लिगामेंट को चोट पहुंचा सकती है, जिसे स्प्रेन या टियर के फॉर्म में हम जानते हैं। घुटने के अंदर बेसिकली 4 लिगामेंट होते हैं, जिनके अंदर से एक एंटीरियर या आगे रहने वाला एक क्रूशिएट लिगामेंट जो ये पीले धागे की तरह देख पा रहे हैं आप। दूसरा लिगामेंट पीछे की तरफ रहता है, इसे हम PCL बोलते हैं। तीसरा लिगामेंट और चौथा लिगामेंट अंदर और बाहर के लिगामेंट्स होते हैं जो सांतल और टांग की हड्डी को अंदर और बाहर खुलने से बचाते हैं। तो ये चारों रस्सियाँ जो हैं दोस्तों, ये घुटने को स्टेबलाइज करने में हमारी मदद करती हैं। तो दोस्तों हमने जाना कि ये लिगामेंट होते कहाँ हैं और इनका काम क्या है। अब जानेंगे कि ये लिगामेंट के अंदर चोट कैसे लगती है। तो ज़्यादातर लोगों के अंदर देखा गया है कि कोई भी स्पोर्टिंग इंजरीज जहाँ पर उनका घुटना मुस जाता है, मतलब कि उनका पैर स्टेबलाइज्ड है और उनका ऊपर के शरीर का भाग उस घुटने के ऊपर घूम जाता है, तो उसके अंदर बेसिकली हमने देखते हैं कि ACL एक बहुत कॉमन इंजरी है जिसमें ACL टूट जाता है। इसके साथ साथ जो बाकी लिगामेंट्स रहते हैं घुटने के अंदर, जो मेनिस्कस या गद्दी रहती है घुटने के अंदर, उसमें भी चोट लगने की संभावनाएं ऐसी चोटों में रहती है। दूसरे तरीके के मरीजों के अंदर हम देखते हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के अंदर ये लिगामेंट आमतौर से मुस जाने की वजह से टूट जाते हैं। हमने जाना दोस्तों कि ये लिगामेंट काम कैसे करता है, इसमें चोट कैसे लगती है। अगला सवाल जो हम कवर करने वाले हैं वो ये है कि कैसे पता चले सर कि हमको एक ACL लिगामेंट की इंजरी हो गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट ACL लिगामेंट के टूट जाने के ऊपर जो सिम्टम आता है उसे मरीज़ हमारे सामने लचक की तरह बोलते हैं। लचक या इंस्टेबिलिटी, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर एक एथलीट या एक नॉर्मल व्यक्ति चलते फिरते, भागते दौड़ते डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करें या 1 या 2 सीढ़ी से कूदने की कोशिश करें या कोई गेम स्पोर्ट खेलते हुए एक अंडर कॉन्फिडेंस महसूस करें, तो उस चीज़ को हम इंस्टेबिलिटी की तरीके से डिफाइन करते हैं। इंस्टेबिलिटी या लचक आना एक कॉमन सिम्टम है जो कि ACL इंजरी को दर्शाता है। दोस्तों ACL इंजरी के अंदर लचक के साथ साथ बहुत सारे मरीज़ हमें दर्द, घुटने का लॉक हो जाना और घुटने में बार बार सूजन आ जाने की कंप्लेंट्स के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट्स हैं और हम ये तब महसूस करते हैं जब हमारे घुटने के आसपास की मांसपेशियां धीरे धीरे चोट लगने के बाद कमज़ोर होती चली जाती हैं और उसके बाद घुटने की लचक बढ़ती चली जाती है। एक और मुख्य सवाल जो दर्शक हमसे ज़रूर पूछना चाहते हैं वो ये होता है कि सर हम इस लिगामेंट की इंजरी को डायग्नोस कैसे करते हैं और हमें सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में अगर अपन संक्षेप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंसिडरेशन होती है वो होती है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। इन केस अगर पेशेंट को लचक, बार बार इंस्टेबिलिटी अगर महसूस होती है, अगर उसका घुटना फंसता या अटकता है, अगर उसके घुटने में बार बार उकड़ू बैठने पर, पालथी मारने पर दर्द जैसा महसूस करते हैं वो, प्लस उसके अंदर बार बार सूजन आ जाना, ये सभी सिम्टम्स ACL इंजरी के हो सकते हैं। अगर अपने को ये रिकरेंस ऑफ सिम्टम्स, बार बार इन सिम्टम्स का आना हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि चोट लगने के बाद हमारे को ACL की इंजरी हो गई हो। ACL इंजरी को डायग्नोज करने के लिए आपका डॉक्टर कुछ क्लिनिकल टेस्ट्स
आपके साथ करेंगे और कुछ सवाल आपसे पूछेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है वो आपसे एक्सरे या एमआरआई के लिए भी पूछें। वो एक्सरे और एमआरआई बेसिकली हमें हमारे डायग्नोसिस को सर्जरी से पहले कंफर्म करने में मदद करते हैं। तो हमें ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों कि बहुत सारे मरीज़ आकर के हमसे क्वेरी डालते हैं, व्हाट्सएप डालते हैं, कहते हैं कि सर हमें ग्रेड 1 ACL इंजरी है, हमें ग्रेड 2 ACL इंजरी है, मेनिस्कस इंजरी है, कि हमारे को क्या सर्जरी ज़रूरी है। तो ये सवाल दोस्तों जो है इसके अंदर हम सबसे ज़रूरी पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स को रखते हैं। बिना पेशेंट को जांचे परखे ये कह पाना कि उसे सर्जरी की ज़रूरत होगी, ये उचित नहीं होता। इन केस अगर हमें ये चीज़ कंफर्म्ड है कि पेशेंट को बार बार लचक आ रही है, उसे बेसिकली इंस्टेबिलिटी हो रही है, वो उसकी वजह से खेल नहीं पा रहा, उसका बार बार घुटना सूज जाता है लचक करके, दर्द करता है लचक के, तो ये सिम्टम्स हमें कंफर्म करते हैं कि वो इंस्टेबिलिटी या ACL की टूटने का सिम्टम हो सकता है। MRI के अंदर हम बहुत सारी बार ये देखते हैं कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 स्प्रेन्स की तरीके से वो पेशेंट्स हमें प्रेजेंट करते हैं। कई बार MRI के अंदर वो धागे पूरी तरीके से नहीं टूटते और नहीं टूटने की वजह से उन पार्शियल ACL इंजरीज़ को हम ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में क्लासीफाई करते हैं। बहुत सारे मरीज़ ऐसे रहते हैं जहाँ पर ग्रेड 1 ग्रेड 2 इंजरीज़ रहती हैं पर मरीज़ को कोई लचक की या कोई इंस्टेबिलिटी की कंप्लेंट नहीं होती। ऐसे मरीज़ एक्सरसाइजेज द्वारा काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट टाइम के साथ शो करते हैं। सभी मरीज़ एक जैसे नहीं होते, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हर एक की इंजरी एक अलग तरीके से होती है और हर एक का ट्रीटमेंट भी एक अलग तरीके से टेलर किया जाता है। कोई भी मरीज़ जो कि एलीट लेवल एथलीट है और उसे ग्रेड 1 ग्रेड 2 स्प्रेन्स के साथ भी लचक आ रही है, तो हम हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिजिकल थेरेपिस्ट से ज़रूर मिलें और उनसे एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन अंडरगो करें और उनसे परामर्श करके सलाह लें कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं। बहुत सारे मरीज़ों के अंदर ये देखा गया है कि एक्सरे MRI की फाइंडिंग्स जो होती हैं, जो एक्सरे और MRI कह रहा है और जो आपके डॉक्टर हाथ लगा करके आपको बता रहे हैं, वो दोनों चीज़ें सेम नहीं होती, वो कोरॉबरेट नहीं करती। उन सभी मरीज़ों के अंदर जिन मरीज़ों के अंदर लचक नहीं है और MRI आपको ACL टीयर के लिए गाइड करता है, उन केसेस में ये आपके डॉक्टर का डिसीजन और आपका एक म्यूचुअल डिसीजन रहता है कि हम इस चीज़ को कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी में दोस्तों हम ये देखते हैं अंदर जा कर के कि लिगामेंट इंटैक्ट है या नहीं। दूरबीन डालने के बाद हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारे लिगामेंट में इंजरी है या हमारा लिगामेंट इंटैक्ट है। तो ये एक प्रत्यक्ष रूप से हमें चीज़ बता देती है कि हमें उस लिगामेंट की सर्जरी करने की ज़रूरत है या नहीं। इन केसेस के अंदर दोस्तों जो डिसीजन रहता है वो इंट्रा ऑपरेटिव या टेबल पर लिया जाने वाला रहता है, जो कि मरीज से और उनके अटेंडेंट्स को पहले ही हम बता करके चलते हैं और परामर्श के साथ वो ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगला जो हम सवाल उठाने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। बहुत सारे मरीज़ हमसे कहते हैं कि सर ACL का रिकंस्ट्रक्शन या दोबारा बनाना वर्सेस रिपेयर के बारे में आपका क्या कहना है। इस सवाल के अंदर बहुत सारे जवाब हो सकते हैं और ये एक इंडिविजुअल डिस्क्रिशन है कि कौन सा सर्जन किन तरीके की सर्जरीज़ के साथ बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। रिकंस्ट्रक्शन वर्सेस रिपेयर में जब हम जाते हैं तो रिकंस्ट्रक्शन हम यूजुअली सारे एडल्ट केसेस जो कि 6 हफ्ते से ज़्यादा हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इनवेरिएबली उन्हें रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिगामेंट यानी कि दूरबीन से उस लिगामेंट को दोबारा नया बनाना एडवाइस करते हैं। केस रिपोर्ट्स हैं जो ये कहती हैं कि हम अगर अर्ली ऑन ACL इंजरी को यंगर एज ग्रुप के पेशेंट्स के अंदर चोट लगने के इमीडिएटली बाद अगर रिपेयर करते हैं, ऑगमेंट करते हैं फाइबर टेप के साथ, तो वो कई बार सक्सेसफुल आउटकम्स देती हैं। बट इनके लॉन्ग टर्म स्टडीज़ जो हैं वो बहुत कंक्लूसिव नहीं है, इसीलिए जो कंक्लूसिव एविडेंस है वो रिकंस्ट्रक्शन के फेवर में जाता है। दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूड करें तो रिपेयर वर्सेस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है और जाननी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन इनवेरिएबली वर्क्स इन बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक इंजरीज। मतलब अगर चोट नई है या पुरानी है, दोनों केसेस के अंदर ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्ट करने के रिजल्ट्स प्रूवन हैं और एफिकेशियस मोडालिटी है। अगर हम रिपेयर को देखें तो ACL लिगामेंट हम रिपेयर करने के इस कुछ समय तक ही हम वो लिगामेंट रिपेयर कर सकते हैं और उसके रिजल्ट्स वेरिएबल हैं। इसमें कंक्लूसिव एविडेंस ये कहता है कि रिपेयर वर्सेस रिकंस्ट्रक्शन के अंदर रिकंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज बेटर इन क्रॉनिक इंजरीज। तो दोस्तों अब हम अपने आखिरी सवाल के ऊपर आ गए हैं। हमारा आखिरी सवाल जो कॉमनली हमसे किया जाता है वो ये है कि सर रिकंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं दूरबीन से, ये कैसे किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा ये समझना है कि हम दो छोटे छोटे इंसिजन्स से आपके घुटने के अंदर एक कैमरा यानी आर्थ्रोस्कोप
डालते हैं और दूसरे जो हम इंसिजन बनाते हैं उससे हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं। सबसे पहले हम आपका एक ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं। ग्राफ्ट बेसिकली आप ही के शरीर से लिए जाने वाला एक टेंडन होता है या एक बोन पटेलर टेंडन बोन ग्राफ्ट लेते हैं। सो ये दीज आर वेरिएबल टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स, बहुत डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ ग्राफ्ट्स यूज़ किए जाते हैं ACL रिकन्स्ट्रक्शन में। आपके सर्जन और आपकी जो म्यूचुअल प्रेफरेंस होगी उसके हिसाब से वो ग्राफ्ट लिया जाता है। उस ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करने के बाद प्रिपेयर करते हैं और हम आपका नया ACL लिगामेंट उसी से बनाते हैं। इसके बाद हम आपकी सांतल और टांग की हड्डी में छोटे छोटे 2 ड्रिल्स करते हैं जिसके थ्रू हम वो लिगामेंट चढ़ा करके और वहाँ पर रोकने के लिए एक स्क्रू या एक बट की मदद लेते हैं। स्क्रू या बटन में से जो भी इम्प्लांट यूज़ होने वाला है वो आपके डॉक्टर और आप दोनों मिल करके डिसाइड कर सकते हैं। सभी तरीके की फिक्सेशन कंपैरेटिव रिजल्ट्स देते हैं और इनके अंदर से हम क्या यूज़ कर रहे हैं ये पेशेंट और सर्जन प्रेफरेंस के ऊपर वेरी कर सकता है। इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ऑपरेशन के बाद के लिए पेशेंट आपसे पहले पूछते हैं वो ये है कि सर हम अपने पैरों पर चलने कब से लगेंगे, अपना रोज़मर्रा का काम कब से कर पाएंगे, काम पे कब से जा पाएंगे, गाड़ी कब से चला पाएंगे और फील्ड में कब से आ पाएंगे। सो ये एक टाइमलाइन या रिकवरी टाइमलाइन के बारे में हम अभी बात करेंगे। जिनके अंदर सिर्फ धागा टूटा रहता है और हम धागा बनाते हैं उनके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई डे 1 से वी कैन स्टार्ट बियरिंग 100% वेट। दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ अ एम्बुलेटरी सपोर्ट। एम्बुलेटरी सपोर्ट का मतलब है वो वॉकर से या स्टिक से अगर चलना चाहते हैं तो वो नी इमोबिलाइज़र या घुटने में एक पट्टा बांध करके पूरा वज़न दे करके पहले दिन से चल सकते हैं। इसके साथ साथ वॉशरूम यूज़ करना, सीढ़ी ऊपर या नीचे चढ़ पाना, ये सभी चीज़ें पेशेंट को डे 1 पे आफ्टर सर्जरी करा दी जाती हैं। डे 2 पे पेशेंट को यूजुअली डिस्चार्ज कर दिया जाता है विद मिनिमल सिम्टम्स जैसे कि दर्द और सूजन। ये दोनों चीज़ें इनिशियल 48 आवर्स तक थोड़ा बहुत पेशेंट को रहता है। धीरे धीरे ऑलमोस्ट 2 वीक्स तक ये चीज़ सबसाइड कर जाती है। 2 वीक्स पर या 14 दिन बाद हम पेशेंट को टाँके कटवाने के लिए बुलाते हैं जिसके बाद फेज़ 1 रिहैब स्टार्ट कर दिया जाता है। फेज़ 0 जो हॉस्पिटल में किया जाता है उसके अंदर हम बेसिकली कुछ जांघ की मांसपेशियों को रिक्रूट करते हैं और चाल बनाने के लिए घुटना मुड़वाना और सीधा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो उम्मीद करते हैं पेशेंट से तो वो फर्स्ट 2 वीक्स यानी 0 to 2 वीक्स के अंदर डे ऑफ सर्जरी से लेकर के 14 दिन के बीच में हम उम्मीद करते हैं कि 90 डिग्री तक घुटना मुड़ना चाहिए और पूरे तरीके से सीधा होना चाहिए और साथ में मांसपेशियों को हम रिक्रूट करते हैं। वो रिक्रूटेड मांसपेशी बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स मेन मसल ग्रुप्स होते हैं जिसके साथ साथ IT बैंड स्ट्रेचेस एंड एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हम ऐड कराते हैं। इन एक्सरसाइजेज प्रोटोकॉल्स को हम हॉस्पिटल के अंदर सिखाते हैं और पेशेंट से ये कहते हैं कि वो फर्स्ट 2 वीक्स के लिए ये एक्सरसाइजेज रूटीन बेसिस पे ट्वाइस अ डे करें। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिहैबिलिटेशन में हेल्प करती है दैट इज़ कॉल्ड आइस पैक्स। बर्फ़ की सिकाई कॉन्टिन्यूसली 10 से 15 मिनट इट इज़ हेल्पफुल फॉर द पेशेंट एंड रिड्यूसेस स्वेलिंग एंड पेन बोथ। इनसे दर्द और सूजन दोनों में पेशेंट को काफ़ी आराम महसूस होता है। जैसे पेशेंट डिस्चार्ज रहते हैं डे 2 पर उसके बाद उन्हें 2 वीक के फॉलोअप पर बुलाया जाता है जब टाँके काट दिए जाते हैं। एक नया सेट ऑफ एक्सरसाइजेज उन्हें बताया जाता है और 2 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते के बीच में उन्हें कहा जाता है कि वो घुटना पूरी तरीके से मोड़ने की कोशिश करें। तो चाल पूरी तरीके से बाय द एंड ऑफ 6 वीक्स हमारे पास फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आ जाती है। जो भी फिजियोथेरेपी वाले डॉक्टर आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे वो एड ऑन होती चली जाती हैं विद एवरी फॉलोअप एंड दिस बेसिकली इम्प्रूव्स द रेंज ऑफ मूवमेंट, द स्ट्रेंथ जो आपकी ताकत है मांसपेशियों की और बैलेंस ट्रेनिंग यानी कि अपने नए लिगामेंट के साथ आंख बंद करके बैलेंस कर पाना या जॉइंट की सेंस ले पाना कि घुटना इस समय कहाँ है। इन फेजेस के साथ साथ बेसिकली हमारा पेशेंट एवरी फॉलोअप इम्प्रूव करता रहता है एंड एट 6 मंथ्स ही इज़ एडवाइज्ड टू स्टार्ट प्लेइंग हिज स्पोर्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो ACL और ACL इंजरी के ऊपर। अगली वीडियो के लिए हम जल्द ही मिलेंगे। अगली वीडियो घुटने की इंजरी को लेकर के ही होगी।